सिविल सेवा परीक्षा की इंटरव्यू में वास्तविक रूप में स्टूडेंट्स में जिस बात के टेस्ट किया जाता है और समझ नहीं पाते वो होता है विद्वता का, ज्ञान का नहीं, सूचना का नहीं। और विद्यार्थी इसे ही एकत्रित करने का काम करते हैं। इस स्थान पर जिस बात को टेस्ट किया जाता है वह है कि विद्यार्थी कितने अच्छे श्रोता हैं और कितने अच्छे वक्ता दोनों हैं। इंटरव्यू का जो शब्द है यह वास्तविक रूप में एक ग्रीक शब्द से लिया है जिसका मतलब होता है मास्क करना। मास्क मतलब कि छद्म, भेष बनाना। यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वह है सरप्राइजिंग रूप से, मतलब कि बहुत रोचक बात है कि यह कहीं से भी यह नहीं देखता है कि वह विद्यार्थी कितनी अधिक मात्रा में अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाते हैं, मतलब कि छिपा पाते हैं, नहीं छिपा पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, वही आपके व्यक्तित्व का अंश जाना जाता है। लेकिन सिविल सेवा का जो इंटरव्यू होता है वो वास्तविक रूप में से बिल्कुल अलग होता है। और अलग कैसे होता है? अलग ऐसे होता है कि इस स्थान पर कैंडिडेट्स को, जितने भी विद्यार्थियों को बिल्कुल नेचुरल आना पड़ता है, जो वास्तविक रूप में है वही दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो मेंबर इतने साफुर्त होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और जाहिर है एक्सपीरियंस इतना अधिक होता है कि अगर आपने कहीं भी किसी भी स्थान पर कुछ भी बात को छिपाने का काम किया तो वो आपसे कुरेद कर, खुरच कर आपसे इन सब बातों को निकाल लेते हैं। जो विद्यार्थियों में पर्सनैलिटी के लिए जो ट्रेट होना चाहिए, जो उनकी विशेषता होनी चाहिए, वह उनकी अपनी होनी चाहिए। और अगर विरोधाभास देखा जहाँ भी यूपीएससी ने, तो वह क्या करेगा कि आपके अंक कम दे देगा। और जाहिर है, जैसा हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था, सबसे पहले सीरीज़ में बात किया था, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पूरे पहलू के ऊपर में ये महत्व इतना अधिक है कि विद्यार्थी अगर यहाँ पर फेल कर गए तो उनका सारा कुछ किया कराया फेल कर जाता है। सिविल सेवा परीक्षा का जो इंटरव्यू है यह दुनिया में सभी चीज़ों को अपेक्षा करता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, अपेक्षा करता है। लेकिन पर्सनैलिटी ऐसा नहीं होता है। पर्सनैलिटी में आपके पास में ज्ञान उसका एक अवयव हो सकता है, लेकिन ज्ञान के भी अलावा आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में क्या क्या अवयव होने चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। तो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, ऑब्जेक्टिविटी, कितने ऑब्जेक्टिव हैं आप। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो पाता है कि वस्तुनिष्ठ कितने हैं इस स्थान पर आप काला को काला और सफ़ेद को सफ़ेद देखते हैं नहीं है। ह्यूमिलिटी मतलब कि आप कितने शांत हैं और आप कितनी अधिक मात्रा में विवेकशीलता है, रैशनैलिटी है, आप कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, हम्बल हैं या नहीं है, और उसके ऊपर में कि जाहिर है आपके पास में प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है। इसके अलावा ज्ञान तो एक पहलू है ही है, और ज्ञान रहता है तभी आप ज्ञान को आप इतने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होता है। फ्रेंडली का ऐसा मतलब नहीं कि आपने जाया कंधे पर एक हाथ रख दिया, उनके वाले कह रहे हाय यार कैसे हो, यार तो वैसे भी नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत ही वल्गर शब्द है, यह आपको शब्द के अर्थ मालूम ही होगा। तो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं है। कुछ लोग इस स्थान पर या ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो यस इसके लिए बेहतर होता है। फ्रेंडली का यह नहीं हुआ कि आप उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देंगे। ये बहुत डिग्निफाइड होता है, बहुत सिविलाइज होता है। और सिविलाइज बिहेवियर का मतलब हो पाता है कि इस स्थान पर शिष्टाचार की आपकी मात्रा अधिक होती है। उन्होंने आपको बुलाया है तो वह अतिथि के रूप में आपको देखते भी हैं, और आपके लिए, आपके आराम के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको मुहैया कराते हैं उस स्थान पर। पर्सनालिटी टेस्ट एक बिल्कुल सॉलिड मेंटल मेकअप चाहता है, एक ऐसा थॉट चाहता है, एक ऐसे चिंतन चाहता है जिसमें कि आपके सारी चीज़ें, संवेदनाएँ, सारा सोच है बिल्कुल अनक्लटर्ड हो, मतलब कि वो उलझा हुआ नहीं हो, बिल्कुल सुलझा हुआ हो। फिर एक आपसे प्रॉमिस भी चाहता है कि प्रॉमिस वो चाहता है आपसे कि आप जो हैं आप उसी बात को बताएंगे और ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे जो आप हैं नहीं, और उसे बेवकूफ़ बनाने का काम भी नहीं करेंगे। तो इंटरव्यू के पहले कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। जैसे कि इन सब चीज़ों को बताने के लिए आप इंटरव्यू के रूम में जब जाएंगे तो इंटरव्यू के रूम में जाने का जो तरीका होगा बहुत ही मॉडेस्ट होता है। वह कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं, कितने शिष्टाचार का पालन करते हैं आप इस पूरे पहलू पर, ये पहला हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि आपको जिस बात की उम्मीद करनी है कि इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो
तो आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। आप यही मान के चलिए कि आपके पास में कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है और वो बम भी हो सकता है। आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना उसके पीछे में। इसके अलावा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए शिष्टाचार डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, और साथ ही साथ है आपको यह भी करना है कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर में फोकस करें, फ्रस्ट्रेटेड कभी भी नहीं होने की कोशिश करें। तो इतनी चीज़ों के साथ में आप इंटरव्यू में जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो यह इंटरव्यू में आप में कुछ कुछ चीज़ों को टेस्ट करने की कोशिश करता है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पास में टेस्ट करता है? वो देखता है कि आप सोशलाइज कर सकते हैं कि नहीं। सोशलाइज मतलब कि आप अलग अलग व्यू पॉइंट के साथ में उनके साथ में सोशलाइज कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग लोगों के साथ। अब व्यू पॉइंट के साथ का मतलब कि मान लेते हैं उनका एक व्यू पॉइंट आया, उन्हीं की तरफ से आया जो आप मानते नहीं हैं, तो इसको फ्रेंडली फॉर्म में मतलब मित्रवत रूप में आप कैसे बता सकते हैं, एक पहलू। दूसरा कि बैलेंस ऑफ परसेप्शन आप कैसे बना सकते हैं। बैलेंस ऑफ परसेप्शन का अर्थ हो जाता है कि आप अपने नज़रिया को कैसे संतुलित रख सकते हैं और किस रूप में रख सकते हैं, यही बैलेंस ऑफ परसेप्शन होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में वहाँ पर सेना भेज देनी चाहिए, सबको मार काट कर देनी चाहिए, बिल्कुल एक्सट्रीम व्यू पॉइंट होता है, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस दूसरी बात चली आती है, अटेंटिवनेस है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिएक्शन कभी नहीं करना उस स्थान पर। रिस्पॉन्स और रिएक्शन मतलब होता है तबाक से जवाब आपको नहीं देना। किसी क्वेश्चन का पूछा गया और पूरी तरह से आपने क्या किया, तबाक से आपने जवाब दिया, रिएक्ट कर दिया आपने। फिर आपके कम्युनिकेशन में टोटलिटी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज टोटलिटी, मतलब कि आपका जो शब्द है वह ऐसा नहीं हो कि कुछ अलग बातें बताए और आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग बातें बताए। दोनों में तारतम्य तो होना ही होना चाहिए। आपको जिस बात को ध्यान देना है कि इंटरव्यू आपका फाइनल फ्रंटियर है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें आपकी टेस्ट हो चुकी हैं। इस स्थान पर सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही रह जाता है जिसे टेस्ट करना बाकी रह जाता है। अब विद्यार्थियों को कौन कौन से गुण चाहिए इस इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए? पहला जो गुण चाहिए वह है बैलेंस ऑफ परसेप्शन और ऑब्जेक्टिविटी थिंकिंग की। बैलेंस ऑफ परसेप्शन मतलब कि प्रत्यक्षीकरण संतुलन और सोच में वस्तुनिष्ठता, मतलब आपकी सोच संतुलित हो। संतुलित सोच मतलब कि परिपक्व सोच होती है वास्तविक रूप में। आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो परिप्रेक्ष्य मिलते हैं उनके बीच में आप संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे उनके संतुलन स्थापित कर सकते हैं। परिप्रेक्ष्य तो किसी का भी हो सकता है, और आपको कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी किसी भी चीज़ के नहीं। आलोचना एक नेगेटिव ट्रेट होता है। आलोचना का अर्थ होता है कि आप किसी बात को क्रिटिसाइज करते हुए उसके नेगेटिव पॉइंट को बताते हुए रस लेते हैं, कह रहे हमें बहुत मज़ा आ रहा है, इसमें तो ऐसी खराबी है। अब जैसे सामान्यतः देश के एक वर्ग में आपके प्रधानमंत्री को क्रिटिसिज्म करने की एक पूरा चलन चला हुआ है। वो बिना जाने सुने कहते हैं अरे ये तो नहीं दे, रोजगार नहीं दे रहा है। रोजगार उनके पास में थोड़े ही है, रोजगार तो आप उसके लायक होंगे तभी तो रोजगार देंगे, और तभी तो ये काम करते हैं। और 2 दिनों में 1 महीने में रोजगार थोड़े ही चलाता है। एक उदाहरण ऐसा चलाता है, तो एक यह पहलू चलाता है। तो ये जो जितने भी ट्रेट हैं ये अलाउ करते हैं किसी कैंडिडेट को कि जब बैलेंस रहता है तो जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदलते रहती हैं अलग अलग सरकारों में, उनके बीच में संतुलन स्थापित करना। कांग्रेस की सरकार आई तब भी आपको उसके साथ बात करना है, बीजेपी की सरकार आई तब भी उसके साथ में करना है। क्यों? क्योंकि आप तो उनके अंततः नौकर होंगे और आपका बायस कभी व्यू पॉइंट नहीं होगा। दूसरा, आपके जितने भी ओपिनियन होने चाहिए वो रियलिटी बेस्ड होने चाहिए। रियलिटी बेस्ड का मतलब कि आप कभी अफवाहों पर नहीं जाएंगे, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, और वह आपके निर्णय को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करे। और निर्णय अगर आपका प्रभावित हो गया तो जाहिर है आप में किसी भी तरह से रियलिटी पर नहीं है। अब रियलिटी ये आपके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो बच्चे राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि वह पूरी तरह से अफवाहों पर चलते हैं। अफवाह ही उनकी पूरी ज़िंदगी होती है। अफवाह ही खाते हैं बेचारे, अफवाह ही पीते हैं, अफवाह ही सोते हैं, और उसी आधार पर सारे निर्णय भी लेते हैं। उन्हें सच का कोई बोध ही नहीं होता। जिसने कुछ कह दिया तो भेड़ चाल मुँह चले आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उस स्थान से हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो देखता है कि क्या है, न कि क्या देखना है, क्या स्थिति है। मतलब कि आप वही देखते हैं जो है, वो नहीं देखते हैं जो देखना चाहते हैं।
तो इसके लिए आपका दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपकी थिंकिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और जाहिर है इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको भेड़ चाल पर नहीं रहना है। तीसरा, जिसे कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन सेंस जो है वो बहुत ही डेवलप्ड होना चाहिए। और जब हम लोग बात करते हैं डेवलप्ड ऑब्जर्वेशन सेंस के बारे में, तो डेवलप्ड ऑब्जर्वेशन सेंस का मतलब कि होता है कि आप किसी को देखकर जान जाइए और ऑब्जर्व कर लीजिए कि अच्छा इस व्यक्ति में यह गुण होंगे और इसमें यह अवगुण होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हर रोज़ अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो हर रोज़ आपको कितने तरह तरह के लोगों के साथ में भेंट मुलाकात करनी होती है, और आप उनको कैसे जानेंगे? आप उनके साथ 2 कदम चलकर तो नहीं जान सकते हैं, और जब 2 कदम चलकर नहीं जान सकते तो आपको उस वक्त ही तुरंत ही निर्णय लेना होता है। हाँ, कभी कभी ये गलत भी होता है, और अगर ज़्यादा निर्णय लेना आपने शुरू कर दिया तो अक्सर गलत हो जाता है। तो आपको मास कांटेक्ट रखना है, कांटेक्ट रखकर लोगों के बारे में जानना है, उनके साथ 2 कदम चलकर आप नहीं जान सकते, और तब भी आपको जजमेंट करना है। और जजमेंट किसके बारे में करना है? लोगों के बारे में करना है, लोगों से संबंधित जो सिचुएशन है उसके बारे में करना है। कोई आया बताने लगा कि अरे मेरे बाल बच्चे मर गए हैं, कुछ नहीं हुआ, तो आपको जानना पड़ेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ भी बोल रहा है। आपको इवेंट के बारे में ऐसा जानना होगा, तो यह एक तरीका हो जाता है। चौथी स्थिति आती है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल, जिसको भाषाई और गैर भाषाई हम लोग कहते हैं। तो आपके आँख, कान, सभी चीज़ें चलती हैं इस स्थान पर, और यह तारतम्य रखता है आपकी भाषा के साथ में। अब मान लीजिए चेहरे से आप बिल्कुल गुस्से में दिख रहे हैं और आपने भाषा बहुत ही मधुर भाषा का आपने उपयोग किया, तो यह भी विरोधाभास हो जाता है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कि दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, और इसी कम्युनिकेशन से आप जाने जाते हैं। अगर आप में कम्युनिकेशन नहीं है और मान लीजिए आपने 10 दिनों तक अच्छा कम्युनिकेशन किया, एक दिन जाकर गाली दे दी, ये भी बात ठीक नहीं है। ये बात मालूम चलती है, जहाँ भी खरोचने की कोशिश करेंगे वहाँ पर हो सकता है आपका थोड़ा लैंग्वेज है, आपकी बातचीत थोड़ी हार्श होनी शुरू हो जाए, आपके सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब कि आपका लिसनर होने चाहिए, आप बहुत अच्छे श्रोता होने चाहिए, सुनने चाहिए। अगर आप श्रोता नहीं है तो आप कभी क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, और समझना एक बात होती है और उसके ऊपर फिर से उसके जवाब देना अलग बात होती है। मतलब कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा कि आप शब्दों का चुनाव ठीक से करेंगे, कम से कम करेंगे, शब्दों को बोलेंगे, उसमें आप सारी बातें कहने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की बात को आपने इतना घुमा फिर कि आधे घंटे तक आपने बात की, आपकी इज्जत भी जाती है, सामने वाला बिल्कुल कंफ्यूज भी कर जाता है, और आप सोचते हैं कि आप समझा रहे हैं बिना यह सोचे समझे हुए कि वास्तविक रूप में उस पर क्या बीतेगा। या कम रखना है। आपका जो कम्युनिकेशन है जो परसुएसिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव लेते हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य लेते हैं, तो ये परसुएसिव कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। और साथ ही साथ है परसुएसिव कम्युनिकेशन है तो आप लीड इंटरव्यू की तरफ में भी जा सकते हैं। लीड इंटरव्यू का मतलब हो पाता है कि आप वही क्वेश्चन का जवाब देंगे जिसमें कि और भी क्वेश्चन बन सकें। फिर 5वीं विशेषता आप में होनी चाहिए कि आपके पास में सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग हो, मतलब कि हर एक चीज़ों में आपको सॉल्यूशन नज़र आए या सॉल्यूशन दे सकें। क्यों? एक प्रशासनिक अधिकारी का मूल कार्य होता है हमेशा समाधान खोजना और समाधान की तरफ में ही जाना। तो यह जो समाधान की बात आती है यह एक मनोवृत्ति है, यह रेलेवेंस भी है, मनोवृत्ति भी है। और बहुत सारे अगर समस्याएं आ जाएंगी, आप तो ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा ये समस्या, अच्छा क्या समाधान हो सकता है, नेक्स्ट व्हाट, मतलब कि आप कहेंगे अब आगे क्या। तो एक पर्सनालिटी का ट्रेट होता है और इस पर्सनालिटी के ट्रेट को आपको शुरू से अभी से ही बिल्टअप करना पड़ेगा। जाहिर है तभी तो आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि आप इसे बिल्टअप करते जाइए। तो प्रॉब्लम को आप समझेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि जो एक डिजायर्ड सिचुएशन है और जो सिचुएशन होनी चाहिए उसके बीच में गैप, और उसी गैप को फिल करना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बताता है, और वो होता भी है। आप किसी भी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन करते हुए आप उसके सारे पहलू को लेंगे। मान लेते हैं किसी ने आपको कहा कि अब चीन को बिल्कुल मार पीट देना चाहिए। कैसे मार पीट देना चाहिए? आप कैसे कर सकते हैं? लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हैं? लड़ाई झगड़ा किया आपने तब भी बात करनी पड़ेगी। प्रेम से रहते हैं तब भी बात करनी पड़ेगी। युद्ध किया, युद्ध में जीते या हारे तब भी बात करनी पड़ेगी। संबंध खराब हो गया तब भी बात करनी पड़ेगी। बात तो करनी ही करनी पड़ेगी।
तो यह मैच्योरिटी होता है। क्यों? क्योंकि आप हॉलिस्टिकली देखते हैं, वह आपका पड़ोसी है, आप कैसे सोच सकते हैं कि उस पड़ोसी को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए? तो यह संभव नहीं हो पाता है। अब उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि इसी एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं आप शिक्षा के बारे में पूछा गया और साक्षरता के बारे में पूछा गया, तो जाहिर है आप दोनों के बीच में अंतर स्थापित करेंगे। आप अंतर स्थापित करते हुए आप प्राइमरी एजुकेशन है, आप पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, कैसे संतुलित किया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी स्थान पर अगर आपसे बातचीत हुई, पूछा गया यह कि प्रधानमंत्री आपके कैसे हैं, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री व्यक्ति के रूप में, लीडर के रूप में, या किसके रूप में, किस स्टेट्समैन के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, किस रूप में, तो यह बात चली आती है। तो ये जो बातें चली आती है बिल्कुल स्पष्ट बातें चली आती हैं। इसके अलावा आपके पास में लीडरशिप ट्रेट होना चाहिए। लीडरशिप ट्रेट का अर्थ हो जाता है, लीडरशिप ट्रेट का, कि आप बात करते हैं हमेशा कि किसी भी काम को आप इनिशिएट कर सकते हैं तब लीडर हैं, आप एक सामाजिक पूंजी बना सकते हैं तब एक लीडर हैं। अब सामाजिक पूंजी बनाने का मतलब हो गया कि आप लोगों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि अंततः आपको उन लोगों के साथ में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके पर काम करना पड़ेगा। आपके पास में कुछ स्किल्स होनी चाहिए लीडरशिप ट्रेट पे, जैसे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, लोगों को समझ सकें, कम्युनिकेट कर सकें, आप इनिशिएटिव ले सकें, वो भी वॉलंटरी इनिशिएटिव ले सकें। आप ये लीडरशिप के कुछ मूल ट्रेट हो गया। कोर जो ट्रेट होता है इस स्थान पर वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, कि इन सब चीज़ों को लेकर वह क्या करता है, कुछ नया समाधान ले आता है। वह क्या करता है, इवेल्युएट करता है सिचुएशन को, और इस सिचुएशन को इवेल्युएट करके उसके बाद फिर आपको नई बातें बताता है। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की बात चली आती है, ये लीडरशिप होता है। उनको कलेक्टिव एहसास दिलाना, कलेक्टिव एहसास दिलाने का मतलब हो पाता है कि सब लोग को जोड़ कर रखना, और उनको यह बात का भी एहसास दिलाना कि वो जो एक्शन ले रहा है वो एक्शन वास्तविक रूप में आवश्यक है, वो एक्शन वास्तविक रूप में ज़रूरी हो जाता है। और अगर ये एक्शन बता नहीं पाए कि ज़रूरी है तो लोग क्या करेंगे, कभी कभी समझेंगे नहीं, रिवोल्ट कर देंगे। तो इतने सब चीज़ों का सिविल सेवा परीक्षा में आपका आकलन किया था, और ये सब चीज़ें किसी भी विद्यार्थी में चाहिए होती हैं।